Good morning, all of you. Welcome to Tagore online classes. In previous lectures, we have read about solution of differential equations, in which we are discussed about general and particular solution of given differential equation. Today we are continue discuss about remaining questions of exercise 9.4. 9.4 की जो एक्सरसाइज है इसके अंदर स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन थे, इन 10 क्वेश्चंस के अंदर हमने जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट 11 टू 16 जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस के अंदर हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया। और ये जो अपने पास क्वेश्चंस किए हैं हमने 1 टू 16, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था और पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने के लिए कंडीशंस क्वेश्चन में थी अपने पास। अब ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 22, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन या इक्वेशन ऑफ कर्व, जैसे कि अपने 15 और 16 वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। बट आपको वो जो सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में मिलेगा नहीं। तो पहले तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कोर्स में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको, वो हटा दिया गया है। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चंस आएंगे इनमें आपके पास जनरल सॉल्यूशन भी है और उसकी हेल्प से पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनाना पड़ेगा। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 17। हम क्वेश्चन नंबर अपना 17 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमें जो कर्व है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। यानी कि कहूं कि सिंपल इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करना है और सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ कर्व बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन दैट, इस क्वेश्चन में अब हमें दे रखा है ये फाइंड करने के लिए कंडीशंस तो मिलेंगे ना। तो उन कंडीशंस में कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, कर्व इस पॉइंट से क्या होता है, पास होता है, इस पॉइंट से जा रहा है। या ये कहूं कि पॉइंट 0-2 लाइज ऑन द कर्व, ये पॉइंट कर्व के ऊपर स्थित है कहीं कहीं। सेकेंड पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, एट एनी पॉइंट xy ऑफ द कर्व, ये जो कर्व है जो हमें फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है xy, इसके ऊपर है और इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसी पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। जैसा तुम जानते हो कि आपने
एक्सरसाइज 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो 6.3 के अंदर अपने पास ये x डैश y डैश ओरिजिन, आपके पास ये कोई भी एक इक्वेशन ऑफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन जो होती है जिसमें x पावर 1 y पावर 1 उनको छोड़ दीजिए आप, और रिमेनिंग जितने भी आपके पास शेप इन द प्लेन, कोई भी आप शेप बना लो प्लेन के अंदर, वो सब के सब क्या होते हैं? कर्व। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इन सब में किसी का भी ग्राफ बना लो आप, वो सब के सब क्या होते हैं? कर्व होते हैं नंबर पर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो ये पॉइंट हो सकता है आपका 0 to -2। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि ये जो आपका कर्व है इसके ऊपर कोई पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट है भाई, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और कितना भी वाई। क्लियर? इस पॉइंट पर, इस पर एक टेंजेंट है, इस पर ये आपका टेंजेंट हो गया, जो यहां इसको क्या करता है? टच करता है यहां पे। क्लियर हो गया? यहां पर इसको क्या करता है? टच, तो टेंजेंट हो गया। और वो जो एक्सरसाइज आपकी 6.3 है, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको इस तरीके से एक इक्वेशन मिलता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसको अपन कर्व बोलते हैं। एलिप्स का मिल सकता है, हाइपरबोला का मिल सकता है, या अन्य कोई मिल सकता है। तो अब ये उस एक्सरसाइज में पूछता है कि इसके ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड कीजिए। उसका क्या फाइंड कीजिए? स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 2y और ये dy dx और इक्वल टू ये 2, x का कितना 1 और इसका कितना 0, ये इससे कैंसिल, और ये dy बाई कितना dx इक्वल कितना 1 बाई y। ये जो dy बाई dx की वैल्यू है, ये जो आपके पास कर्व है, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। अब ये जो dy बाई dx की वैल्यू है, ये जो टेंजेंट है, ये इसका स्लोप भी है। यहां कोई टेंजेंट तुम बना दोगे तो उसका स्लोप भी है, यहां कोई टेंजेंट हो जाएगी तो उसका स्लोप भी है, यहां टेंजेंट हो जाएगी तो इसका स्लोप भी आपके पास है। अब बात ये आती है कि पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप, तो पॉइंट आपको क्या देता है? एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व, तो एनी पॉइंट एक्स वाई, तो ये रहेगा एक्स वाई। तो इसके ऊपर जब इसका स्लोप पॉइंट पे फाइंड करते हैं तो dy बाई dx, और यहां लिखते भी x और कितना y, और इक्वल 1 बाई y कीजिए तो कौन सा कोऑर्डिनेट y, जैसे 1 2 होता है तो x की जगह यहां 1 रख देते हैं और y की जगह कितना रखते हैं 2, तो वो इसी लाइन का क्या होगा? फिर वही स्लोप होगा। ये है आपकी एक्सरसाइज 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। तो उसके अंदर जब हम एक दिए गए कर्व की टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं, तो उस कर्व के इक्वेशन को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और जो dy बाई dx की वैल्यू आती है, वो dy बाई dx की वैल्यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व, जो कर्व होता है उसकी टेंजेंट होगी, और उस टेंजेंट का क्या होगा? वो स्लोप बन जाएगा। तो क्लियर? अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व, कोई भी पॉइंट एक्स वाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या लिखेंगे? dy बाई dx। एट पॉइंट एक्स वाई कुछ भी हो, y की जगह y और x की जगह क्या रहेगा? x रहेगा। क्लियर? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताइए मुझे। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? y है और कुछ नहीं है। x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x है। तो ये आपके पास
ये जो कर्व है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। और अब इसको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चंस हमें सोल्व करना है। एक्सरसाइज अपनी 9.4 है, उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। तो वेरिएबल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। अब इन वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे तो ये dy बाई dx और ये y है, ये इधर। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करो तो ये dy और ये y, तो ये y और ये क्या भाई dy, और इधर ये x है और इसके साथ कौन चला जाएगा dx। क्लियर? अरे मारियो और जानवर आ सकते, वेरिएबल सेपरेट हो गए और वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप क्या ले लेते हैं, साइन ऑफ ए इंटीग्रेशन। टेकिंग साइन ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा अपने पास कितना भाई y dy और इक्वल x और ये dx। अब इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये y स्क्वायर अपॉन कितना 2 इक्वल x स्क्वायर अपॉन कितना 2 और प्लस में कितना भाई c। ये अपने पास इक्वेशन नंबर कितना 1। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वो कर्व हो गया अपने पास, ये कर्व है लेकिन जनरल फॉर्म में है, c को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो लिखेंगे कर्व 1 पासिंग थ्रू 0 -2, ये 0 -2 से पास होता है तो y स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 सॉरी इक्वल 0 स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कितना है c। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4 अपॉन 2, ये 0 ये c, तो c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 by इक्वेशन 1, ये अपने पास है y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कितना भाई 2। अब क्या करते हैं भाई, ये उधर ले चलते हैं या फिर इनको इधर ले आइए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर 2 कैंसिल, ये इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर और ये 2 2 जाए कितना 4, ये अपने पास बन जाएगा। ये है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 इन विच वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट और उसके लिए हमें कंडीशंस दे रखी है। कर्व पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट -2 -1 यानी कि ये -2 -1 से पास होता है। और अभी तक जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि लास्ट के अंदर जब हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे उसके बाद ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के यूज में आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट एक्स वाई है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी बताया कि आपके पास एक कर्व का इक्वेशन है और उसको वन टाइम आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ dy by dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व। तो यहां से इसका जो स्लोप है, ये जो लाइन है, इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरीके से नोट कर सकते हैं, dy by कितना dx इक्वल इज द twice of slope of the line segment joining the points। अब एक्सरसाइज 6.3 में भी है
और 11th के अंदर भी आता है अपने स्ट्रेट लाइन में कि जब अपने पास 2 पॉइंट दे रखे हो तो उनसे हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके पास ये 2 पॉइंट है, एक तो है एक्स वाई, ठीक है, ए, और एक आपके पास बी, ये है आपके पास -4 और माइनस कितना 3। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप है उसका ये स्लोप क्या है ट्वाइस है। लाइन से सॉरी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन सेगमेंट या लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस क्या x2। तो x y माइनस कितना 3 यानी कि y और प्लस 3 हो जाएगा भैया, क्लियर। और ये हो जाएगा आपका x और प्लस कितना हुई 4। ये इनका अपने पास क्या हो जाएगा स्लोप, यानी कि ये आपके पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.5 यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा, और वो इसका आंसर अपने पास बनेगा कर्व का। तो अब इनको मैं सेपरेट करूं तो ये dx इधर चला जाएगा, y प्लस 3 इधर ले आओगे, ये आपके पास हो जाएगा dy अपॉन कितना y प्लस 3, 2 है ही ऑलरेडी पहले से, ये dx और अपॉन में कितना x प्लस 4, क्लियर। y के टर्म अलग हो गए, x के टर्म अलग, तो अब इंटीग्रेशन का साइन ले लीजिए। नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू dy और इक्वल 2 इंटू 1 बाई x प्लस 4 और इंटू कितना dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सारे कर दिए पढ़ने, और एक्सरसाइज 7 के अंदर को पढ़ते हो आप log y प्लस कितना 3 और इक्वल टू log ये आपके पास x प्लस कितना 4 और प्लस कितना भाई c, या log c लेना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो आपका है 2 ये इधर पावर में ले लो और इसको साथ में इधर भी ट्रांसपोज कर लो, log के टर्म से एक साइड log y प्लस 3 और माइनस log ये x और प्लस 4 स्क्वायर और इक्वल टू कितना भी c, क्लियर। यहां से ये m और ये क्या n, तो इसको फिर मैं लिख दूंगा log m कितना भी y प्लस 3 और ये भी कितना x प्लस 4 और इसका है स्क्वायर और इक्वल टू कितना c। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। लेकिन ये जो है जनरल है, ये c को तुम्हें क्या करना है भाई रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है c को। तो c को जब रिमूव करेंगे तो उसके लिए कंडीशन तुम्हारे पास ये दे रखी है, यानी कि कर्व 1 पासिंग थ्रू -2 -1, तो x की जगह -2 रख दीजिए और y की जगह कितना -1, देन log -1 प्लस 3 अपॉन x की वैल्यू -2 प्लस 4 स्क्वायर और इक्वल टू कितना भाई c। तो भाई ये अपने पास log ये ऊपर कितना 2 पॉजिटिव, ये भाई -2 प्लस 4 यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4 ये बने और इक्वल टू कितना भाई c। देन नेक्स्ट स्टेप log ये 1 बाई कितना 2 और इक्वल टू कितना भाई c, क्लियर। c की वैल्यू अपने पास हो गई कितनी log 1/2। अब ये log 1/2 हमें इक्वेशन नंबर 1 जो है अपना उस इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे भाई y इक्वेशन 1 log ये अपने पास y प्लस कितना 3 अपॉन x प्लस 4 स्क्वायर और इक्वल टू c
यानी कि log 1 by कितना 2। क्लियर? ये log से log क्या हो जाएगा, रिमूव। log से log रिमूव होते ही ये y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हुई 1 by 2। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना भी 2 इंटू वाई प्लस 3 और इक्वल टू एक्स प्लस 4 और इसका स्क्वायर। ये इसका अपने पास आंसर बन जाता है। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। वॉल्यूम को नॉर्मली अपन किससे डिनोट करते हैं, वी से। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून यानी कि स्फेयर है अपने पास, गोला है, स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड। आपको ध्यान रखना कि स्फेरिकल बैलून है ये, लेकिन हमें वही जो स्फेयर जो अपना होता है उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूले पढ़ने हैं। बैलून नहीं है अपने पास, ये समझो क्या है, स्फेयर है। बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। ये जो बैलून है इसका आपके पास वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में जो चेंज है वो स्टार्टिंग के अंदर कांस्टेंट रेट है, यानी कि चेंजेस जो हो रहे हैं वो कांस्टेंट रेट से हो रहे हैं। ये क्योंकि उसमें जो चेंज है वॉल्यूम में वो कांस्टेंट है। वो क्या दे रखा भाई, कांस्टेंट। जो चेंज होता है वो भी हम एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। कंप्लीट एक्सरसाइज अपने पास 6.1। तो चेंज होता है वो डीवी अपॉन डी टी। जब हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है कि इसके रेस्पेक्ट में चेंज है, कि स्फीयर की रेडियस के अंदर चेंज दिखाना आपको, तो फिर वॉल्यूम में चेंज फाइंड कीजिए, उसके एरिया में चेंज फाइंड कीजिए, तो वो आर की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। और जब अपने पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसकी रेस्पेक्ट में इसमें चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ क्या होता है, चेंज होता है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, सब कुछ चेंज होता है। तो टी के रेस्पेक्ट में फिर डेरिवेटिव हमें लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो चेंज डीवी अपॉन कितना होगा, डीटी। और वो आपका क्या है, कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट है वो। क्लियर? पहली लाइन हो गई। सेकंड लाइन, इनिशियली इट्स रेडियस इज 3। स्टार्टिंग के अंदर, शुरू के अंदर जब अपने पास क्या भाई स्फेरिकल बैलून है, तो उसकी जो रेडियस है जिसको अपन नॉर्मली किससे लिखते हैं भाई, आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से। वो 3 है स्टार्टिंग के अंदर। एंड आफ्टर 3 सेकेंड, और इसके बाद वो 3 सेकेंड में कितनी हो जाती है भाई, 3 यूनिट्स हो जाती है। टाइम 3 सेकेंड है भाई, जिसको अपन नॉर्मली किससे नोट करते हैं, टी से। और वो जो रेडियस है, और रेडियस कितनी हो गई आपकी, 6 यूनिट हो गई। और आपको फाइंड करना इस क्वेश्चन में क्या भाई, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून आफ्टर टी सेकेंड, यानी कि समय को भी दे दिया इसने, टी से हमें डिनोट करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास वॉल्यूम है, क्या भाई, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को वी से डिनोट करेंगे। इसकी रेडियस है, इसकी क्या भाई, रेडियस। देखिए दे रखा आपको, ये रेडियस है, और रेडियस को किससे डिनोट करेंगे अपन, आर से डिनोट करेंगे। क्लियर? टाइम को किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। और ये जो चेंज है ये क्या भी, ये कांस्टेंट रेट से है। एक कांस्टेंट से तो कोई भी कांस्टेंट सपोज अपन कर लेंगे एज यू विश, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट रेडियस of the spherical balloon is R, volume equals to कितना V, टाइम
तो इक्वल्स टू कितना भाई टी। और ये जो चेंज है वो आगे ले लेंगे अपन, ए लेते हो, के लेते हो और कुछ लेते हो। अब देखो वॉल्यूम के अंदर क्या है, चेंज है, हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए चेंज किसके अंदर है, वॉल्यूम में। तो लिखेंगे बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द गिवन spherical value V equals to 4/3 pi r cube। क्लियर। V वॉल्यूम हो गया, पाई आता ही नहीं, और r क्या लिया अपन, इसकी रेडियस लिया, ये वॉल्यूम। अब इसके अंदर क्या है, चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में भाई, टी के रेस्पेक्ट में, समय के अनुसार। तो इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो भी डीवी अपॉन कितना dt इक्वल 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और ये जो r है इसमें चेंज होगा 3r² और dr बाई कितना dt। भाई ये चीज तुम्हारे समझ में आएगी तब जब अपन 6.1 क्लियर की होगी आपने, तो आ ही जाएगा। और 6.1 क्लियर नहीं की है तो बाद में ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसके बाद अपने पास बनेगा dv अपॉन कितना dt इक्वल 4 पाई r² और dr बाई कितना dt। अब कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर dv बाई dt, ये जो dv अपॉन कितना है dt है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट, तो इसका कांस्टेंट ले सकते हो। लेट dv अपॉन dt इक्वल्स टू कितना k, यानी कि ये कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट अभी क्लियर। तो इसके बाद अपने पास क्वेश्चन अपने पास बन जाएगा, सो 4 पाई r² dr बाई कितना dt और इक्वल कितना k। आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है भाई, r की फाइंड करनी है, ध्यान रखना। अब तो अब इनके अंदर जो ये टर्म्स है उनको सेपरेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सेपरेट अकॉर्डिंग टू 9.4 अपना वेरिएबल सेपरेबल, ये वही क्वेश्चन बन गया। तो अब इनको सेपरेट करोगे तो इसको लिखता हूं मैं, ये आपका dr और ये dt, इसके साथ ये 4 पाई है, ये कांस्टेंट उधर भेज दीजिए, इसके साथ रह जाएगा कांस्टेंट, और r² इधर रख लीजिए। तो ये अपने पास r² और ये k और ये कितना 4 पाई, ये dr और इसके साथ r² रह जाएगा, और dt उधर भेज दीजिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ। तो ये आपके पास r² और dr और इक्वल्स टू k अपॉन 4 पाई और इसके साथ कितना dt। क्लियर। अब आपके पास वेरिएबल्स चेंज हो गए, यानी कि सेपरेट हो गए। ये तो कांस्टेंट है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, r² यानी कि r और ये dr, r के साथ r है, तो टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन का क्या ले लें, साइन। साइन लोगे तो ये आपके पास r² dr और इक्वल ये आपके पास बनेगा भाई k अपॉन 4 पाई और ये कितना भाई dt। नाउ इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये r³ अपॉन कितना 3 r के रेस्पेक्ट में हुई, और ये k अपॉन कितना 4 पाई और इनटू कितना t, और ये प्लस कितना भी c। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, r की फाइंड करनी है, किसकी, r की।
तो ये 3 है, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r³ इक्वल KT, क्लियर, अपॉन कितना 4 पाई और इंटू कितना 3 और प्लस कितना भाई 3c। ये इक्वेशन नंबर कितना भाई आपका 1। अब ध्यान रखना r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसा मैं यहां बता रहा था आपको एक तो k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी भाई, आपका माना हुआ है यहां लिया आपने k, यहां लिया ना k, ये रहा, और एक आपने क्या लिया कांस्टेंट c, आपको k और c को दोनों को क्या करना है, रिमूव करना है, जो फिर रिमेनिंग आएगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी r की। तो अब ये जो 1 है स्टार्टिंग के अंदर, इनिशियल इट्स रेडियस इज 3, स्टार्टिंग के अंदर, शुरू के अंदर इसकी रेडियस कितनी है भाई 3 है, शुरू में 3 है, तो यहां 3 रखना है, हमें तो t टाइम के बाद में फाइंड करना है, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो यहां कितना पुट करना है 3 और टाइम t 0। स्टार्टिंग के अंदर जब कोई भी चीज चेंज होना स्टार्ट होता है तो टाइम कितना होता है 0 होता है, और रेडियस जो दे रखी है आपको कितनी 3। वह t इक्वल टू कितना 0 एंड r इक्वल टू कितना 3। ये कब की बात है, ये स्टार्टिंग की बात है, यहां की बात है। स्टार्टिंग में टाइम 0 ही होता है और रेडियस कितनी है इसकी 3, तो यहां पुट कर दीजिए, तो 3 और इसकी क्यूब इक्वल 3k इंटू 0 और अपॉन में 4 पाई प्लस 3 और इंटू c, क्लियर। ये अपने पास आ जाएगा 27, ये 0 हो गया भी, और ये 3c हो गया, और यहां से भी c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी 9। अब ये वैल्यू जो c की है ये 1 में पुट कर देंगे, तो भाई बाई इक्वेशन 1 r³ इक्वल 3kt अपॉन 4 पाई और प्लस 3 इंटू कितना 9, 27 बन जाएगा, हम मल्टीप्लाई हमें कर लेंगे। अब आ जाइए इस 9 के ऊपर, इसके ऊपर, इसमें क्या कर रहा है कि आपको 3 सेकंड के बाद में, और रेडियस कितनी 6, तो वहन r इक्वल टू कितना 6 या t इक्वल टू कितना भाई 3 सेकंड एंड r इक्वल टू कितना 6। ध्यान रखना यहां मैंने बता दिया आपको, एक तो k की वैल्यू और किसकी वैल्यू c की वैल्यू, c की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो इसके लिए r की वैल्यू पुट करो 6 क्यूब 3k और टाइम कितना 3 अपॉन 4 पाई और प्लस ये 27, 3 इंटू 9, क्लियर है। अब यहां से अपने पास वैल्यू किसकी आएगी भी k की, तो अब ये 6 6 जा 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई 216, ये अपने पास बनेगा भाई 216 और इक्वल ये 9k और अपॉन कितना भाई 4 पाई और प्लस 27 लेफ्ट में ले आइए, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 1 और इसमें से 16 पे माइनस हो जाएगा, फिर रिमेनिंग कितना 11, तो 1 8 9 और इक्वल्स टू 9k अपॉन कितना 4 पाई, तो ये अपने पास 9 बन जाए 9 2 1 और 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 84 पाई और इक्वल्स टू कितना k, ये अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी अब k की। ये वैल्यू पुट करनी है आपको किसमें 2 में, तो बाई इक्वेशन 2 हमें तो मेन है अपना किसकी वैल्यू फाइंड करना, r की वैल्यू फाइंड करना, कितने टाइम बाद में t टाइम बाद में, तो इसमें पुट करेंगे, तो ये आपके पास r³ इक्वल 384 पाई यहां 3k और ये कितना भाई t अपॉन में कितना
4 पाई और प्लस में कितना हुई 27। यहां से अब वैल्यू फाइंड कर लीजिए किसकी हुई r की। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर r³ इक्वल ये पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा 4 1 और ये 2 1 और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और t और प्लस कितना 27। r की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स तो r इक्वल्स टू 63t और प्लस 27 और इसकी पावर 1/3। ये r की वैल्यू अपने पास हो जाएगी और ये t रह गया तो t टाइम के बाद में या 30 सेकंड के बाद। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर इन ए बैंक अपने पास एक बैंक है और बैंक के अंदर प्रिंसिपल जो अपन डिपॉजिट करते हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है इंक्रीजेस वो बढ़ता है कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ता है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। जो रेट है आपकी वो R% है और साथ में क्या भी पर ईयर पर एनम है यानी कि एक ईयर के हिसाब से इसमें अपने को क्या मिलता है भाई इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट हमें देता है। वैल्यू ऑफ R यानी कि ये जो कितने % इंटरेस्ट रेट है वो रेट हमें फाइंड आउट करनी है। इफ RS डबल RS 100 डबल इटसेल्फ यानी कि ये जो RS 100 है ये आपके पास कितना भी प्रिंसिपल है यही क्या होता है डबल होता है। ये क्या होता है डबल इन 10 ईयर और टाइम कितना दे रखा भाई 10 ईयर दे रखा यानी कि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी व्यक्ति है कोई भी पर्सन है वो कहां जाता है भाई बैंक जाता है। कहां जाएगा बैंक क्या लेकर के जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट लेके जाएगा कुछ पैसे लेके जाएगा कहां और वो बैंक के अंदर अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। क्या करेगा भाई वो डिपॉजिट करेगा और डिपॉजिट करेगा तो फिर वो क्या होंगे उन पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या होंगे इंक्रीज और वो भी कैसे भाई कंटिन्यूअसली लगातार इंक्रीज होते हैं। ये नहीं कि बीच में इंक्रीज नहीं हुए वो लगातार क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। किस रेट से वो रेट है आपका R% और साथ में क्या भी पर ईयर। देखो आपके पास पर रेट तो लगभग पर ईयर ही आता है लेकिन जो डिपॉजिट जो पैसे होते हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो आपका 3 मंथ से मिलता है 6 मंथ से मिलता है 1 ईयर से मिलता है 2 ईयर से काउंट होता है 3 ईयर से काउंट होता है। वो अपने अपने हिसाब से काउंट करते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ R यानी कि हमें जो इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है उसका रेट फाइंड करना है। ठीक है ये कह रहा है कि जो RS आपके पास 100 है ये क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं खुद के और कितने साल में भी 10 ईयर में। ये लोग 2E बेस पर दे रखा है हो सकता है क्वेश्चन में अपने पास इसका यूज आएगा तो यूज में हम लेंगे। तो इसे जरूरत किसकी पड़ेगी हमें प्रिंसिपल की जिसको नॉर्मली हम किससे P से डिनोट करते हैं और फिर ये R इंटरेस्ट रेट हमें दे रखी है और उसके बाद टाइम है भी डबल इटसेल्फ 10 ईयर तो क्या लेना है T लेना है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले लेट P is the principal amount at any time और टाइम को क्या ले लिया अपन ने T ले लिया और इंटरेस्ट रेट जो है वो कितनी भी R। क्लियर। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी है चेंज किसमें होगा प्रिंसिपल में तो डीपी किसके अकॉर्डिंग होगा टाइम के अकॉर्डिंग तो ये अपने पास क्या हुई डीपी। क्लियर। अब इसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट आप फाइंड करते हो तो वो PTR/100 जैसे सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं
तो वो आर कितनी है, वो आर ही है, नीचे कितना 100 और इनटू कितना भाई पी। तो पी में तो होगा, जैसे आप परसेंटेज फाइंड करते हैं, ये मैं डीपली नहीं जा रहा इसमें, डीपली आपने 6.1 और 6 अपनी जो 4 है उनके अंदर आता है। तो ये डीपी अपॉन डीटी यानी कि पी में चेंज आर बाई 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 आएगा ही, और किस में चेंज है भाई पी में। जैसे हम प्रतिशत फाइंड करते हैं एक प्रकार से परसेंटेज फाइंड करके, तो परसेंटेज ही फाइंड आउट हमने कर रखा है। क्लियर। अब इसके अंदर अपने पास एक तो हो गया पी और एक क्या हो गया भाई टी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ पी और कितना टी। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वी सॉरी आर और क्या था भाई टी था, इसमें अपने पास क्या है पी और टी। तो अब इनको सेपरेट कर लीजिए और जो प्रीवियस क्वेश्चन से अपना उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बनेगा, और इसमें जो आर है इस आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये डीपी क्लियर, और ये आर अपॉन कितना 100 और ये पी और इसके साथ कौन भाई डीटी। ये पी है तो पी तो इधर आना चाहिए ना अभी, तो इसका लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये अपने पास डीपी अपॉन कितना पी और इक्वल आर बाई कितना 100 और ये कितना भाई डीपी। अब यहां से पी के टर्म्स अलग हो गए, ये पी अभी ये आर और 100 तो है नहीं, ये रहेंगे कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट और 100 भी कांस्टेंट, क्योंकि जो रेट्स लगती है वो तो एक बार लग जाती है। कांस्टेंट पी है और ये क्या है पी, ये भी इसके लिए तो कांस्टेंट ही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या रहेगा अपना वेरिएबल। तो टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन का क्या ले लें साइन। तो ये डीपी अपॉन कितना पी इक्वल आर बाई कितना 100 और ये अपने पास कितना भाई डीपी। तो अब इनका आंसर ये 1 बाई पी यानी कि 1 बाई एक्स, तो log x यानी कि log p। क्लियर। इक्वल आर बाई कितना 100 और ये p और प्लस कितना भाई c, ये बनेगा अपने पास। हमें जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू स्टार्टिंग के अंदर किसकी है, ये 100 है, ये 10 ईयर है, ये क्या हो जाता है आपका डबल हो जाता है, ऐसा कुछ दे रखा है, यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है आपको। ये तो आप जमा करवाते हो तो ये पी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू हुई पी की, तो यहां आता पी। या तो एक काम करते हैं पर पी को क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, और पी को फाइंड आउट करोगे तो इसका बेस कितना होता है ई, तो ये इक्वल ई पावर में चला जाएगा आर टी अपॉन कितना 100 और प्लस में कितना सी। अब यहां से ये आपका पी इक्वल बहुत सारे क्वेश्चन सब पीछे करते हैं ई पावर आर टी अपॉन कितना 100 और इनटू ई पावर कितना भाई सी। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। आप इसको लिखोगे ई पावर सी, ये अपने पास अगेन क्या भाई सी है, तो P इक्वल ई पावर आर टी अपॉन कितना 100 और इनटू कितना भी C। ये अब यहां ये जो आपका R है ये तो फाइंड आउट करना ही है, ये C पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो स्टार्ट कर रहा है क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसकी बात करें प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये जमा कितने करा के गया था, इसने स्टार्टिंग के अंदर डिपॉजिट किया 100, उस समय टाइम कितना था, टाइम तो 0 था, उस टाइम के ऊपर टाइम कितना था 0 और डिपॉजिट कितना करवाया इसने 100 करवाया, ध्यान रखना। तो यहां से जब सी की वैल्यू नहीं आएगी तब तक आर की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे अपन, ध्यान रखना। तो सी तो फाइंड करके आपको रखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ये आपका जनरल सॉल्यूशन है और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के अंदर कितने डिपॉजिट करवाए 100 और 100 जमा करवाने के बाद में उस समय टाइम कितना था जमा कराया तब 0। तो स्टार्टिंग में बहन t इक्वल टू कितना 0, देन p इक्वल टू कितना 100 लिए थे। तो अब ये इसमें पुट कर लीजिए, तो ये आपका 100
e पावर r इंटू 0 अपॉन 100 और इंटू कितना भाई c। तो यहां से भी हम ये आपका 100 इक्वल ये देखिए e पावर r इंटू 0 0 0 अपॉन 100 0 e पावर 0 कितना 1 और इंटू कितना भाई c। तो यहां से अब अपने पास c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100 आ गई। क्लियर। अब ये c की वैल्यू किस में रखनी है भाई 1 में रखनी है। तो यहां लिखेंगे भाई इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करेंगे तो p इक्वल्स टू e पावर RT अपॉन कितना 100 और इंटू c बाई 100 और ये अब आ सकती है अपनी भी किसकी वैल्यू r की वैल्यू। अब r की वैल्यू आएगी तो इसके लिए भी अपने पास अब ये देखिए r तो फाइंड करना है और ये 100 क्या हो जाता है भाई डबल हो जाता है। डबल का मतलब क्या 200 r कितना हो जाएगा भाई सॉरी p कितना है भाई 100 और 100 का क्या हो जाएगा डबल कितने टाइम पे 10 ईयर में। तो p की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 200 और t का 10 और फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो अब लिखते हैं भाई वहन t इक्वल्स टू कितना 10 ईयर एंड p इक्वल्स टू कितना 200 वही डबल हो गया तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा भाई। अब इसमें 2 में पुट कर दीजिए तो भैया 200 इक्वल e पावर RT r इंटू कितना 10 और इसके अपॉन में कितना भाई 100 और इंटू कितना भाई 100। क्लियर। ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी कैंसिल। ये 2 इक्वल ये 0 से कितना 0 e पावर r और अपॉन कितना भाई 10। अब ये log 2 की वैल्यू दे रखी है कहीं कहीं यूज में आएगी इसका मतलब log ले ले क्योंकि r तभी आएगा जब r नीचे आएगा तब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स दोनों पक्षों के अंदर क्या ले ले भाई log। तो log 2 बेस e रहेगा ध्यान रखना इक्वल log ये e बेस और e r अपॉन कितना 100। क्लियर। अब ये जो पावर है आपकी r अपॉन 100 ये इधर आ जाएगी इस साइड आएगी इसको लिखेंगे log e बेस पर कितना 2 और ये r अपॉन कितना 10। क्लियर। और ये log e बेस और e। अब तुम्हें पता है कि ये जो log e बेस पर e की वैल्यू कितनी होती है भाई 1। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है तो अब इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दूं 0.69 और 31 इक्वल r अपॉन कितना 10 और इंटू 1। अब यहां से इस 10 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 6.931 और इक्वल्स टू कितना भाई r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6.931% क्योंकि r तो प्रतिशत में आएगी ना परसेंटेज में आएगी। ये अपने पास बनेगा 6.931% ये r की वैल्यू आएगी। क्या लिखूं तुम्हारे ईयर। क्वेश्चन नंबर 22 जो प्रीवियस क्वेश्चन था 21 इससे पहले वो लाइक 20 है भाई सेम क्वेश्चन है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 22। इन कल्चर मतलब जहां हम ये समझे कि रहते हैं जहां हम रहते हैं बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख
यानी कि जहां एक परिवार, एक गांव, कुछ भी लगा लो कल्चर के अंदर, जो टोटल बैक्टीरिया है वो कितने भी 1 लाख है, 1 लाख है। क्लियर? कब? जब टाइम कितना हो 0, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेगा और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर जब इतने बैक्टीरिया हैं तब अपने पास टाइम कितना है 0 स्टार्टिंग के अंदर। तो t इक्वल टू 0, तो बैक्टीरिया कितने 1 लाख। द नंबर ऑफ इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, यानी कि टाइम कितना हुई 2 आवर्स। क्लियर? उसमें चेंज होने का जो रेट है वो कितना हुई 10% है। 10% के हिसाब से क्या होते हैं ये चेंज होते हैं। इसके बाद करा कि हाउ मेनी आवर्स, कितने टाइम के अंदर। तो क्वेश्चन में साफ लिख रखा है कि आपको क्या फाइंड करना है भाई, टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी आवर्स विल बी काउंट रीच, यानी कि इनकी जो काउंटिंग है वो कितनी पहुंच जाएगी भाई 2 लाख, 2 लाख पहुंच जाएगी। हमें वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के अंदर ये जो स्टार्टिंग के अंदर जब टाइम 0 से स्टार्ट होते हैं तो टाइम 0 है तब तो 1 लाख है। और वो टाइम फाइंड कीजिए कि ये 2 लाख हो जाए, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं भाई 10% से। और इनकी काउंटिंग कब करता है 2 आवर्स से करता है। एट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परसेंट, यानी कि एट द रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि इनके जो इंक्रीज होने की जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ परसेंट, यानी कि प्रेजेंट टाइम के अंदर फिलहाल जो बैक्टीरिया काउंट करे हैं आपने, क्लियर है, वो जो बैक्टीरिया है और उनमें जो चेंज है वो एक दूसरे के क्या भी प्रोपोर्शनल है। एंड इसमें इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है इनमें जो ग्रोथ की रेट है वो रेट प्रोपोर्शनल है भाई, वो क्या है प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ परसेंट, यानी कि जितने बैक्टीरिया हैं उनमें जो चेंज है, उनमें जो चेंज है वो चेंज के क्या है प्रोपोर्शनल है। लेट टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया is n at टाइम t, यानी कि एक समय जिसको अपन क्या ले रहे हैं t ले रहे हैं, और उस समय उस टाइम के ऊपर जो टोटल बैक्टीरिया अपने पास है वो टोटल बैक्टीरिया कितने भी n है। क्लियर? अब ये जो n है इसमें चेंज, ये देखना, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परसेंट, यानी कि इसमें जो चेंज है टाइम के अकॉर्डिंग, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार डी एन अपॉन कितना डी टी प्रोपोर्शनल टू एन। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये लास्ट लाइन, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये कहूं कि बैक्टीरिया में चेंज इन टाइम के अकॉर्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ परसेंट, परसेंट कितने हैं एन है, और ये इसमें क्या है चेंज है। तो इस चेंज के अकॉर्डिंग तो अब इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करोगे तो प्रोपोर्शनल का साइन क्या करना पड़ेगा आपको, रिमूव,
जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होता है तो एक कांस्टेंट आता है और एक इक्वल का साइन, देन dn अपॉन कितना dt इक्वल kn, वेयर k बिलोंग्स टू r, रियल नंबर ले लेता हूं। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया एन और किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। आगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं उसी के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन करेंगे। तो अब इनको हम सेपरेट करें, तो ये आपका dn और इसके अपॉन में आना जाएगा ये n इक्वल ये k और ये कितना dt। तो t और n के टर्म्स में सेपरेट k कांस्टेंट का भी ध्यान रखना। तो अब टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के अंदर इंटीग्रेशन का क्या ले लें, साइन। तो ये बनेगा 1 कितना n और ये dn इक्वल ये k और ये कितना हुई t। क्लियर? अब इसका आंसर ये अपने पास log n और इक्वल k और ये t और प्लस c कॉन्सेप्ट लेते हैं ये 1 ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना, ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने लिख दिया, आप अलग से लिख सकते हो। तो अब इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको सी रिमूव करना पड़ेगा, एक ही जो आपने के माना है ये रिमूव करना पड़ेगा और टी का फिर अपने पास आंसर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर टाइम कितना भी 0 और नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं 1 लाख। तो when t equals to 0 and n equals to number of bacteria 1 लाख। तो ये जो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो आपके पास ये लोग ये है भी n यानी कि 1 लाख और इक्वल के 0 और प्लस कितना भाई c। तो यहां से अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी log और ये 1 लाख। क्लियर? ये जो c की अपने पास वैल्यू आती है ये वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं और लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो log n इक्वल kt और प्लस log 1 लाख। क्लियर? ये 2। अब यहां हमें एक वैल्यू होती है वो किसकी, के की वैल्यू रिमूव होते ही या के हटते ही अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भी टी की, और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वे है, अब देखिए दोबारा से, नंबर ऑफ इंक्रीज बाय 10% 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर, यानी कि टाइम कितना 2 आवर है। तो t इक्वल टू कितना 2 हो गया, एंड ये कितने n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10%, 10 अपॉन कितना 100 इनटू 1 लाख और प्लस कितना 1 लाख। यानी कि ये कह रहा है कि 2 घंटे के बाद में आफ्टर 2 आवर्स ये जो आपका 1 लाख था ये 10% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 लाख तो रहेगा ही और 10% इसका और उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। क्लियर? और प्लस ये अपने पास कितना भाई 1 लाख और 1 लाख में 10,000 ऐड करेंगे तो 1 लाख और कितना 10,000। ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएंगे अपने पास कब, आफ्टर 2 आवर्स। तो अब ये पुट करना आपको इक्वेशन नंबर किसमें 2 में। तो बाई इक्वेशन 2 अब 2 में पुट कर दीजिए। 2 में पुट करोगे तो लोग ये 1 लाख और 10,000 एन की वैल्यू भी अब चेंज हो गई
इक्वल k इंटू टी, टाइम कितना 2 ईयर, और ये log प्लस log 1 लाख। क्लियर है? अब ये log का टर्म है, ये भी किसका है log का, इसको आप LHS में लेके आ जाइए। LHS में लेके आओगे तो log 1,10,000 और माइनस log ये कितना 1 लाख, ठीक है, इक्वल कितना 2k। अब ये आपके पास log और ये भी log, ये आपके पास m और ये कितना n, ये इसके अकाउंट में चला जाएगा भाई, log 110 और ये अकाउंट में कितना भाई 1 लाख। क्लियर? और इक्वल्स टू कितना 2k। अब यहां से भी 30 से 30 कैंसिल, 1 और ये 1, ये 2 इधर आएगा तो किसमें डिवाइड में, यानी कि 1/2 और log 11 अपॉन कितना 10 इक्वल्स टू कितना k। ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो k की वैल्यू है ये हमें पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां से अब बाय इक्वेशन 2 में अपने पास k की वैल्यू अपने पास है 1/2 log 11 अपॉन कितना 10 और इंटू t, और इसके प्लस के अंदर log ये भी 1 लाख, ये अपने पास बन जाएगा भाई इक्वेशन नंबर कितना 3। अब इसके बाद क्या कर रहा है, हाउ मेनी टाइम, यहां तक कंप्लीट हुआ कि ये अपना यहां तक। अब इसके बाद है हाउ मेनी टाइम, यानी कि टी हमें फाइंड जो करना है कि जो बैक्टीरिया है उनका नंबर कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, यानी कि एट ए टाइम टी व्हेन टी इक्वल्स टू कैपिटल टी ले लीजिए और नंबर ऑफ बैक्टीरिया एन इक्वल्स टू कितना, ये 2 लाख। अब ये जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 से अपने पास किसकी वैल्यू आएगी भाई टी की, जिसको अपन ने अब क्या लिखा है भाई कैपिटल टी लिखा है। तो ये वैल्यू जो है अब इसमें यहां अपन पुट करेंगे, और जब यहां पुट करोगे इसको तो इसका जो आंसर अपने पास है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको लिखेंगे अपन log यहां 2 लाख, क्लियर, इक्वल 1 बाई कितना 2 और ये log 11 बाई कितना 10 और इसके इंटू में कितना भाई 3 और प्लस log ये आपका 1 लाख। क्लियर? ये यही आता है इस साइड में, तो इसको लिखेंगे फिर log 2 लाख अपॉन कितना 1 लाख, प्रीवियस इसकी दी गई इक्वल 1 बाई कितना 2 और ये log 11 अपॉन कितना 10 और इंटू कितना भाई t। ये आपके पास क्लियर हो जाएंगे भाई 2, ये log 2 और इक्वल 1/2 log 11 अपॉन कितना 10 और इंटू कितना t। ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 2 log 2, क्लियर, और इक्वल log 11 अपॉन 10 और इंटू कितना भाई t। ये यहां आ जाएगा इसमें पावर के अंदर आएगा तो log ये 4 हो जाएगा और इक्वली हो जाएगा log 11 अपॉन 10 और इंटू कितना t। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t इक्वल्स टू ये log 4 अपॉन log 11 अपॉन 10, ये इसका आंसर अपने पास बनेगा, यानी कि इतने टाइम के बाद में। और ये जो बैक्टीरिया है ये कितने बन जाएंगे भी 2 लाख बन जाएंगे। धन्यवाद।